हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर। और हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार से आप डाइजेस्टिव सिस्टम की व्याख्या कर सकते हैं। पिछले पूरी वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने इस चैप्टर को ख़त्म कर रखा था, लेकिन आज जो 6 नंबर क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है कि किस प्रकार से मैट्रिक एग्जाम के अंदर 6 नंबर की क्वेश्चन आती है कि पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांकन चित्र बनाते हुए व्याख्या करें। तो इस क्वेश्चंस को हम कैसे अटेम्प्ट कर पाएंगे? सबसे पहले इस फिगर को देखिए, ये मानव डाइजेस्टिव सिस्टम है जहाँ पे ये भोजन का जो पाचन होता है मुख गुहा से प्रारंभ होकर के रेक्टम के थ्रू भोजन हमारा बाहर होता है। आइए इसे हम किस प्रकार से लिखेंगे उसको हम दिखाते हैं आपको। सबसे पहले हमारा ये माउथ पड़ता है जिसे ओरल कैविटी या वगल कैविटी कहा जाता है, हिंदी में मुख गुहा कहा जाता है। मुख के अंदर हमारी 2 अंग होती है, एक का नाम होता है टीथ और एक का नाम होता है टंग, मतलब जीभ और दांत होता है। जीभ और दांत के पास, कान के पास यहाँ पे एक ग्लैंड पाई जाती है जिसका नाम पड़ता है सलाइवरी ग्लैंड। और यहाँ पे एक जंक्शन पॉइंट होता है जहाँ से भोजन और श्वास जो होती है वो 2 रास्ते में जाती है, यानी खाना का पाइप अलग होता है पेट में और हवा का पाइप पेट में अलग होता है, और दोनों को 2 रास्ते में पहुँचाने का काम होता है फेरिंग्स का। किसका होता है? फेरिंग्स का। अब देखिएगा, हमारा जो खाना है वो कहीं फूड पाइप जो है वो हमारा जो खाना है कहीं सांस नली में न चला जाए, इसलिए बंद और खोलने के लिए वहाँ पे एक ढक्कन लगा होता है जिसका नाम पड़ता है एपिग्लोटिस, जिसका नाम पड़ता है एपिग्लोटिस। दूसरा देखिएगा, हमारा जो खाना का पाइप है उसका कहा जाता है ईसोफेगस या फूड पाइप या भोजन नली ये कहा जाता है, या ग्रास नली भी कहा जाता है। भोजन हमारा इस पाइप से होता हुआ पेट में आता है जिसे स्टोमक कहा जाता है, जहाँ पे हम पढ़ेंगे HCl के बारे में, पेट में गैस क्यों बन जाता है वहाँ पे ये पढ़ा जाएगा। फिर उसके बाद नीचे होता है पैनक्रियाज जिसे अग्नाशय कहा जाता है। फिर उसी के बगल में हमारा लीवर होता है जिसे जिगर कहा जाता है, कलेजा कहा जाता है। फिर उसके नीचे हमारा छोटी आंत होता है और छोटी आंत से भोजन फिर बड़ी आंत में जाती है और बड़ी आंत से भोजन रेक्टम में जाती है और रेक्टम के थ्रू से हमारा ये एनस होता हुआ ये भोजन बाहर आ जाती है जिसे स्टूल कहा जाता है। अब इसे लिखेंगे कैसे? देखिए, मानव पाचन तंत्र भोजन को पचाने और ऊर्जा के उत्पादन के लिए जिम्मेदार होता है। यानी ये जो भोजन का पाचन तंत्र होता है क्या चीज़ के लिए होता है? भोजन को पचाने के लिए होता है। क्या चीज़ के लिए होता है? डाइजेस्टिव करने के लिए। हम जो खाना खाते हैं उसको पचाने के लिए पाचन तंत्र होती है। और पचा के वो करेगी क्या? पचा के करेगी ऊर्जा का उत्पादन, ताकि शरीर में एनर्जी बना रहे। खाना को खाना विशेष जरूरी नहीं है, कितना भी अगर खा लेते हैं आप और अगर शरीर में वो ऊर्जा का उत्पादन नहीं कर पाता है, यानी अगर लीवर आपका, पैनक्रियाज आपका, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब भोजन का पाचन आपके अंदर सही से नहीं हो पा रहा है। और भोजन का पाचन नहीं होगा तो वो खाना अंग में लगना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई अंग शामिल होते हैं। पाचन की प्रक्रिया में कौन कौन अंग शामिल होता है अब उसे लिख देते हैं हम। देखिए, पहला होता है मुख गुहा, दूसरा होता है ग्रसनी, तीसरा होता है ग्रासनली। मुख गुहा के बाद जाता है ग्रसनी में, तीसरा उसके बाद ये फूड पाइप में, फिर ये पेट में जाता है, पेट के बाद छोटी आंत में जाती है, छोटी आंत के बाद ये बड़ी आंत में जाती है, बड़ी आंत के बाद ये थोड़ी देर के लिए भोजन रेक्टम में रुकता है और रेक्टम के बाद एनस से होता हुआ ये खाना पुनः बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि भोजन का पाचन शुरू कहाँ से होता है, तो भोजन का पाचन मुख गुहा से शुरू होती है, जहाँ पे पाचन में दांत और जीभ 2 अंग को ध्यान रखिएगा। दांत भोजन को तोड़ने का काम करती हैं और वहीं पे जीभ जो होती है उस भोजन को चबाने का कार्य करती हैं और भोजन को सानने का काम करती है, भोजन को मिलाने का कार्य करती हैं, मदद करती है। मुख गुहा में उपस्थित लार ग्रंथियाँ, हमारे मुख के अंदर में एक ग्रंथि होती है जिसे लार ग्रंथि कहा जाता है, सलाइवरी ग्लैंड कहा जाता है, से निकलने वाला एंजाइम्स, यानी उस सलाइवरी ग्लैंड से 2 एंजाइम्स निकलते हैं। एक का नाम पड़ता है इमाइलेज और दूसरे का नाम पड़ता है टाइलिन, जो किसका पाचन करती है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती है। यानी जब भी आपको भूख लगे और ज़्यादा भूख लग जाए तो सबसे पहले वो खाना हमें खाना चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो, और कार्बोहाइड्रेट जैसे चावल वगैरह में पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या करती है सर? क्यों उसको पहले खाना चाहिए? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट पाचन मुंह से होता है, जबकि विटामिन वगैरह का पाचन आंत वगैरह में होता है। इसीलिए हमें यहाँ पे भोजन का पाचन, जो कार्बोहाइड्रेट होती है उसका पाचन मुंह से शुरू हो जाता है। दूसरी बात है, मुंह से होता हुआ खाना कहाँ जाता है? फिर फेरिंग्स के पास जाती है और फेरिंग्स के पास जाने के बाद ये पुनः ईसोफेगस में चला जाता है। आइए उसे पुनः लिखते हैं और फिर आगे आपको हम समझाते हैं। पहले इतना आप इसे नोट कर ले, फिर उसके बाद आगे आपको बताते हैं। उसके बाद हमारा जो भोजन होता है
वो पेट में जाता है। इस पाइप से होता हुआ हमारा खाना जो होता है वो पेट में चला जाता है। हमारा जो पेट होता है उसमें ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम पड़ता है जठर ग्रंथि। यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि हमारे पेट के अंदर क्या पाई जाती है, जठर ग्रंथि, और जठर ग्रंथि से निकलती है हमारे यहाँ पे जठर ग्रस्त, और उसमें पाया जाता है दो एंजाइम्स, एक का नाम पड़ता है रेनिन और एक का नाम पड़ता है पेप्सिन। रेनिन और पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। यानी जब हम खाना खाते हैं तो खाना में उपस्थित जो कार्बोहाइड्रेट होता है हमारे मुंह में पचता है, लेकिन खाने का जो प्रोटीन होता है वो पेट में पचता है। जब बच्चा छोटा होता है तो दूध ज़्यादा पीता है जिस कारण से प्रोटीन उसमें ज़्यादा होती है, और उसको बेसिकली पचाने के लिए रेनिन नाम का प्रोटीन और रेनिन जो होता है एंजाइम्स वो उसे पचाने का कार्य करती हैं। दूसरी बात आप ये देखेंगे कि पेट से जो HCl निकलता है जठर ग्रंथि गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा, वो HCl जो हमारा होता है वो बहुत खतरनाक होता है। यानी जिस एसिड से आप बाथरूम को साफ करते हैं वही एसिड हमारे पेट के अंदर से निकलता है, और यही कारण है कि बच्चा कभी भी पेट में नहीं होता है। अगर बच्चा पेट में होगा तो इस HCl के कारण वो मारा जाएगा। तो बच्चा होता कहाँ है सर? तो महिला जब प्रेग्नेंट होती है तो वो बच्चा उसके यूटेरस में होता है, गर्भाशय में होती है, गर्भ में होती है, और गर्भ जो होता है वो पेट से नीचे की तरफ होती है, वजाइना से ऊपर की तरफ होती है। खैर वो बात तो अलग है, वो हम रिप्रोडक्शन में बताएंगे आपको। लेकिन रेनिन और प्रोटीन जो निकलता है वो करता है। HCl जो भोजन में उपस्थित जीवाणु, बैक्टीरिया, कीटाणु होता है उसको मारने का कार्य करता है। इस प्रकार से प्रोटीन का पाचन आमाशय में होता है, और फिर जो भोजन बच जाता है वो पुनः आगे की ओर जाती है और छोटी आंत में चली जाती है। तो इतना आप इसे लिख लीजिए, फिर छोटी आंत के बारे में हम आपको लिख के बता देते हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि छोटी आंत से हमारा जो खाना है, मतलब इस पेट से हमारा जो खाना है वो छोटी आंत में आ जाती है। छोटी आंत में क्या होता है कि छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होता है। आपसे पूछा जाए कि भोजन का पाचन पूर्ण रूप से कहाँ खत्म होता है, तो छोटी आंत में खत्म होता है। यहाँ आंत ग्रंथि पाई जाती है जहाँ से क्या निकलता है, आंत रस निकलता है, और बाहर से आंत रस के बाहर से एक लीवर और एक पैनक्रियाज मिलकर के अपना छोटी आंत में रस डालने का कार्य करती है, एवं बाहर में यकृत, एक का नाम है लीवर और दूसरे का नाम है पैनक्रियाज, द्वारा छोटी आंत में पीतरस और लाइपेज वगैरह भेजने का कार्य करती है जो भोजन के अंतिम रूप से पाचन करती हैं। यानी ये दोनों लीवर और पैनक्रियाज जो होती है भोजन को डाइजेस्ट करने का कार्य करती हैं और अपना रस निकाल करके ये छोटी आंत को देती है ताकि छोटी आंत भोजन का पाचन कर सके। छोटी आंत के अंदर भी एक ग्रंथि होती है जिसे हमने कहा था आंत रस कहा जाता है। इस प्रकार से भोजन का पाचन पूर्ण होता है। अगर मैं इसको डिटेल्स करने लगूँ तो बहुत लॉन्ग चला जाएगा, लेकिन आपको तो एक ही वीडियो में पूरा लिखना पड़ेगा और एक ही क्वेश्चन में पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा, तो उतना नहीं कर पाएंगे ना। तो अंतिम रूप से भोजन का पाचन होता है। उसके बाद हमारा भोजन का अवशोषण इसी आंत में होता है। यानी पचा हुआ जो भोजन है उसका अवशोषण भी कहाँ होता है, इसी आंत में होता है। और बाद में भोजन इस छोटी आंत से कहाँ चला जाता है, बड़ी आंत में चला जाता है। कहाँ चला जाता है भोजन, बड़ी आंत में चला जाता है। और बड़ी आंत में जब ये भोजन चला जाता है तो बड़ी आंत के अंदर कुछ और नहीं होता है, पानी जो होता है भोजन के अंदर उसका अवशोषण होता है। बड़ी आंत में पानी का अवशोषण होता है। अवशोषण होने के बाद ये जो खाना होता है हमारा रेक्टम में जाता है और रेक्टम के बाद ये पुनः निष्कासित होता है। इस बात को भी हम आपको लिख देते हैं पूरी तरीके से। अब हमारा भोजन छोटी आंत से आ जाती है बड़ी आंत के अंदर। तो बड़ी आंत के अंदर क्या होता है कि बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि भोजन का पाचन नहीं होता है, क्योंकि भोजन का पाचन छोटी आंत तक पूरा खत्म हो चुका होता है। तो बड़ी आंत में क्या होता है, इसमें पानी का अवशोषण होता है। यानी पानी जो भोजन के अंदर है वो शरीर का वो बड़ी आंत के अंदर अवशोषित कर लिया जाता है। उन सब पानी को अवशोषित होने के बाद हमारा जो खाना है वो खाना चला जाता है रेक्टम में। ये जो हमारा जो रेक्टम है इसमें खाना चला जाता है और इसके नीचे पड़ता है एनस जिसे कहा जाता है गुदा, वो गुदा होता है। और रेक्टम में खाना क्या होता है, कुछ समय के लिए रुकती है। यानी हमारा जो रेक्टम है वहाँ पे खाना होती है, कुछ समय के लिए रुकती है। और जैसे ही रेक्टम भरने की कोशिश करती हैं तब हमको लैट्रिन बाथरूम की फीलिंग आती है और उसके बाद हमारा ये जो वेस्ट मटेरियल होता है एनएस के द्वारा बाहर निकल जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे उत्सर्जन कहा जाता है। तब इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, एक्सक्रिएशन कहा जाता है, उत्सर्जन कहा जाता है। अब इसे पूरा आप लिख लीजिए, यह पिक्चर को बना लीजिए। आपका पूरी तरीके से ये बायो का
एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था जो मैंने इसे पूरा कर दिया है। पिक्चर के साथ आप उतारिएगा, इसी तरीके से लिखिएगा, आपको पूरी की पूरी नंबर मिल जाएगी। साथियों, उम्मीद है कि आप इसे समझ पाए होंगे। मिलते हैं फिर नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। अगर छोटा सा प्रयास आपको सफल लगा होगा तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मदद करेंगे। थैंक यू वेरी मच।